हाय ऑल, सी ए वैभव जैन हियर। आज मैं चैप्टर 3 सिक्योरिटी एनालिसिस पे वीडियो डाल रहा हूँ। सो लास्ट वीडियो मैंने इस पे एक इंट्रोडक्शन दे दिया था ऑन द एस एफ एम कि कैसे अपन अप्रोच करेंगे, और आज मैं इस चैप्टर से चालू कर रहा हूँ। सो ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी कि सिक्योरिटी एनालिसिस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सो बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस में तीन चीज़ें आती है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस एंड थर्ड इज एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मेरे समझ में आज के डेट पे सब जानते हैं। सब लोग शेयर मार्केट में काफ़ी इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ऐसे सबको पता है कि फाइनेंशियल से रिलेटेड कुछ है, एंड टेक्निकल एनालिसिस में जब बोलता हूँ सबको पता है कैंडलस्टिक चार्ट से रिलेटेड कुछ है। सो दैट इज़ नॉट रॉन्ग, वही है। उसी को थोड़ा सा हल्का इलेबोरेटिव वे में पढ़ लेंगे यहाँ पर कि उनमें और क्या चीज़ें कवर होती है। सो व्हेन आई टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस, अपने एसएफएम के एसएम में काफ़ी कम चीज़ें दी हुई है उसके रिलेटेड। फंडामेंटल एनालिसिस में एक वास्ट, आई कैन से इट इज़ अ सेपरेट सब्जेक्ट इन इटसेल्फ, बट यहाँ के लिए अपने बुक में जो दिया हुआ है, दे आर फोकसिंग ऑन टू थिंग्स। फर्स्ट इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल एंड सेकंड इज द पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो सबको पता है। इसके बाद दे आर हाईलाइटिंग अनदर कंसेप्ट कॉल्ड ईआईसी एनालिसिस। ईआईसी एनालिसिस इज बेसिकली इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड देन द कंपनी, ईआईसी। तो ये तीनों का एनालिसिस करेंगे। तो इंस्टीट्यूट का ये बोलना है कि अगर आप ईआईसी एनालिसिस करते हो तो आप एक स्टॉक को पहचान लोगे कि अच्छा है कि नहीं, खरीदना चाहिए कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पर तीन कंसेप्ट हुए। फर्स्ट इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, सेकंड इज पीई रेशियो एंड थर्ड इज ईआईसी एनालिसिस। फिर सेकंड हम पढ़ेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इस मॉडल में क्या इस एनालिसिस में क्या अजम्पशंस लेना पड़ता है, क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या थ्योरीज होते हैं। थ्योरीज में तीन थ्योरी अपने एसएफएम की बुक में, डाउ जोन्स थ्योरी, एलियट वेव थ्योरी एंड रैंडम वॉक थ्योरी। तीनों को मैं समझा दूंगा, दे आर इजी। एंड मेन पॉइंट है कि इसमें काफी इलेबोरेट करके दिया नहीं है, तो ऊपर ऊपर से पढ़ना है तो फेयर इनफ है। देन फोर्थ थिंग अंडर टेक्निकल एनालिसिस इज चार्टिंग टेक्निक, जो अगेन मेरे को पता है कि काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि चार्टिंग में क्या क्या देखते हैं। लास्ट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर विल बी द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, जिसको अपन सबसे लास्ट में ही कवर करेंगे। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अब सबसे पहले अपन जंप करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे, जिसके अंदर मैं सबसे पहला कंसेप्ट विच इज डिविडेंड ग्रोथ मॉडल कवर कर रहा हूँ। ये भी मेरे को पता है, वैसे काफी लोगों को पता होगा। खैर, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल ये बोलता है कि कोई भी शेयर का वैल्यू, वैल्यू यानी अपन बोल सकते हैं प्राइस एट द पॉइंट जीरो। सो जीरो मीन्स आज के डेट पे यानी करंट, वन मीन्स 1 ईयर अहेड, ऐसा करके ये बढ़ता है। सो वन हो गया एक साल बाद का जो भी चीज। लेट्स से इफ आई से P1 इट इज द प्राइस एट द एंड ऑफ द 1 ईयर, इफ आई से D1 इट इज डिविडेंड एट द एंड ऑफ 1 ईयर, वैसा करके बढ़ता है। सो आई एम सेइंग P0 दैट इज द करंट प्राइस इज नथिंग बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये लॉजिक है कि कोई भी कंपनी शेयर होल्डर को क्या देगी एंड ऑफ द डे? डिविडेंड देती है। अपन जो कैपिटल गेन कमाते हैं कि बढ़े हुए प्राइस पे बेच रहे हैं, वो अलग चीज हो गया, बट कंपनी हमको एसेंशियली डिविडेंड्स दे रही है। सो ये मॉडल बोलता है कि डिविडेंड का जो भी प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज द प्राइस फॉर द स्टॉक विच यू शुड पे। सो अज्यूमिंग ये अगर केस है तो मैं प्राइस को कैसे कैलकुलेट करूंगा? सो दिस कैन बी इन टू वेज। पहला है कि हर साल जो कंपनी का डिविडेंड है वो सेम रेट पे ग्रोथ होता है। जी मीन्स ग्रोथ। तो एक होता है कि सेम रेट पे ग्रो हो रहा है हर साल डिविडेंड। आज अगर मैं 10% का ग्रोथ रेट अज्यूम करता हूँ, डिविडेंड अगर इस साल 10 रुपए, अगले साल 11 होगा, उसके अगले साल 12.1 होगा, एक हुआ कांस्टेंट ग्रोथ रेट। और एक होता है कि वेरिएबल होगा, यानी ग्रोथ रेट डिफर करते जाएगा साल दर साल। ये वाला जो सेम रेट वाला है, इस पे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, इस पे क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। सो अज्यूमिंग कि ग्रोथ इज सेम, अगर ग्रोथ हमारा सेम रेट पे होगा तो ये बोलता है कि डिविडेंड है जो, सॉरी, जो प्राइस है आज के डेट पे दैट इज नथिंग बट D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी। नाउ ये तीनों क्या होते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। सो D1 इज डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, KE इज नथिंग बट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस में आजकल दिया रहता है, एंड G इज नथिंग बट द ग्रोथ रेट विच इज इन दिस केस कांस्टेंट, ठीक है। तो D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, इसको रटना नहीं है, बहुत सिंपल सा है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो सो ये मॉडल के हिसाब से अपना जो भी डिविडेंड है D1 दैट इज डिवाइडेड बाय द KE माइनस जी। KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जो कांस्टेंट ग्रोथ है वो हटा देते हैं उसमें से। तो इसमें अब क्वेश्चन आ सकता है कि
ये सब कहाँ मिलेगा? तो D1 इज गिवन इन द क्वेश्चन, या फिर अपन निकाल सकते हैं D1 इज नथिंग बट D0 इंटू 1 प्लस ग्रोथ. So P0 can also be written as D0 into 1 plus growth divided by KE minus growth. I hope this is clear. यहाँ तक सेम रेट में एक केस ये बनता है. अब लेट्स अज्यूम कि क्वेश्चन में हमको डिविडेंड नहीं दे के अर्निंग्स दे रहा है. सो अगर हमको अर्निंग्स दे रहा है विच आई एम डिनोटिंग बाय ई, सो अर्निंग्स में से अगर 10 रुपए का अर्निंग है तो हो सकता है कंपनी 3 रुपए डिविडेंड दे रहा है और 7 रुपए रिटेन कर रहा है. सो बी लेता हूं मैं. बी इज नथिंग बट द रिटेंशन रेशियो या पे आउट रेशियो लिख लेते हैं बी को. यू कैन अज्यूम एनीथिंग, ये वेरिएबल्स हैं, कुछ भी ले सकते हैं. दिस इज नथिंग बट द अर्निंग्स या फिर ईपीएस भी ले सकते हैं. सो इफ अर्निंग्स गिवन इंस्टेड ऑफ डिविडेंड, तब कैसे निकालना है? इट इज अगेन वेरी सिंपल. अर्निंग्स में अगर मैं पे आउट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को मेरा डिविडेंड मिल जाएगा. अगर 10 रुपए का अर्निंग है, 30% का पे आउट रेशियो है, तो 3 रुपए मेरा डिविडेंड आता है. 10 इंटू 30%. सो अब समझ ही गए होगे सब कैसे आएगा. सो P0 इक्वल्स टू, मैंने बोला D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. अब मेरे पास अर्निंग्स कब का? लेट से अगर मेरे पास E1 है, E1 है मेरे पास, तो मैं बोलूंगा E1 में पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई कर दो तो D1 आ जाएगा, दैट डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. और लेट से मेरे पास E1 नहीं है, E0 है, तो मैं अगेन क्या करूंगा, E0 को ग्रो करा लूंगा 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई करके. इस ग्रोथ से मेरे को E1 मिल जाएगा. E1 में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बी इज नथिंग बट माई पे आउट रेशियो, तो इससे मेरे को मिल जाएगा D1. E0 को 1 प्लस जी से मल्टीप्लाई किया तो E1 आया, उसमें B यानी पे आउट रेशियो मल्टीप्लाई किया तो D1 आ गया. दैट D1 इज डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. तो ये दो केसेस बनते हैं, या तो अर्निंग्स दिया होगा या तो मेरे को डिविडेंड दिया होगा. और आई एम अज्यूमिंग दोनों केस में सेम रेट पे अपने पास ग्रोथ हो रहा है, यानी हर साल लेट से 5% या 10% जो भी ग्रोथ रेट इज सेम. सो ये हो गया अपना, अगर सेम रेट पे ग्रोथ हो रहा है. सिंस वेरिएबल रेट का अपने में एसएम में है नहीं और क्वेश्चंस भी नहीं आते, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ वेरिएबल रेट को यहाँ पर. तो अपन बेसिकली जो अभी ये डिविडेंड ग्रोथ का मैंने इक्वेशन बनाया विच इज नथिंग बट D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी, जिसको अलग अलग तरीके से अपन पढ़ सकते हैं. मैंने नीचे काफी तरीके से तोड़ा उसको कि लेट से D0 दिया है या E0 दिया है या E1 दिया है, जो भी, बट एसेंस इज दिस फॉर्मूला P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी. ये उस फॉर्मूले का एसेंस है. इसको नथिंग बट गॉर्डन मॉडल है ये. तो गॉर्डन करके पूरा उसका नाम मेरे को याद नहीं है, ये गॉर्डन मॉडल है. गॉर्डन ने बोला था कि P0 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस जी से अपन कोई भी शेयर का
इंट्रिंसिक वैल्यू कर सकते हैं और उसका इंट्रिंसिक प्राइस निकाल सकते हैं। दिस इंट्रिंसिक प्राइस इज अ सबसेट ऑफ द फंडामेंटल एनालिसिस जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हुआ पहला कंसेप्ट विच वाज फंडामेंटल एनालिसिस में डिविडेंड ग्रोथ का। सेकंड मैं जो बता रहा था कि पीई रेशियो या पीई का अपन एनालिसिस करेंगे। सो ये पीई का एनालिसिस इसके जस्ट बाद अपन क्यों पढ़ रहे हैं, उसका रीजन है क्योंकि अपन अभी जब पी रेशियो का बात करते हैं इट इज नथिंग बट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स। तो ऊपर हमने प्राइस निकालना सीख लिया गॉर्डन मॉडल के थ्रू। अर्निंग्स कंपनी का उसके फाइनेंशियल्स में दिया रहता है, एनुअल स्टेटमेंट में या क्वार्टरली स्टेटमेंट, वॉट एवर वन यूजेस। तो यहाँ पर एक चीज याद रखना, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। आई मीन टू से कि अगर प्राइस ले रहे हैं तो एमपीएस विच इज मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, या तो ये सेम होना चाहिए पर शेयर बेसिस पे लो या टोटल बेसिस पे लो, बट यू कैन नॉट डिवाइड द टोटल प्राइस बाय पर शेयर का अर्निंग्स, इट वुड गिव अ वेरी रॉन्ग फिगर। सो इस तरीके से पी रेशियो आता है, पी रेशियो इज दिस मच टाइम्स, यानी कि कोई भी कंपनी का प्राइस उसके अर्निंग्स का इतना टाइम्स है। सो वॉरेन बफे वगैरह और जो ये इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्राहम, ये लोग बोलते थे कि 20x इज अ वेरी गुड पी रेशियो उसके अंदर तक अगर कोई कंपनी का है तो। बट इस कंटेक्स्ट में अपन जब फंडामेंटल एनालिसिस के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो पी रेशियो में कुछ चीजें मेरे समझ में और बुक में भी दिया हुआ है कुछ कुछ, ये याद रखना चाहिए। फर्स्टली पी रेशियो में ये याद रखना चाहिए कि हम क्यों निकाल रहे हैं पी रेशियो। सो पी रेशियो इज जस्ट अ इंडिकेटर। इंडिकेटर इन द सेंस क्या, इस पी रेशियो का स्टैंड अलोन अगर मेरे को पता है कोई कंपनी का पी 25 है, उससे ज्यादा कुछ मैं नहीं निकाल पाऊंगा। मेरे को ये निकालना होगा लेट से इंडस्ट्री का क्या पी है। तो अगर मैं ब्रिटानिया का पीई रेशियो निकाल रहा हूँ तो मेरे को जो एफएमसीजी इंडस्ट्री है उसका पी रेशियो से कंपेयर कर सकता हूँ, या फिर उसके पीयर्स के पी रेशियो से कंपेयर कर सकता हूँ कि उसके पीयर्स का क्या पी रेशियो है, या फिर मैं हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकता हूँ पीई का कि क्या ट्रेंड रहता है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम इस रेशियो का बेनिफिट ले सकते हैं। बट स्टैंड अलोन पी देख के कि हाँ यार ये 25 गुना है, ये कम है, ये 50 गुना है, ये ज्यादा है, ऐसा नहीं होता है। एफएमसीजी कंपनीज इफ यू सी इंडिया में पी रेशियो उनका हमेशा ज्यादा रहता है बिकॉज दे आर कंसिडर स्टेबल, तो वो थोड़ा महंगे में ही मिलते हैं कंपेरेटिवली। टेक इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री पहले सस्ता था, अब महंगा हो गया है कंपेरेटिवली। इफ यू सी देयर आर फ्यूअर इंडस्ट्रीज जो अभी धीरे मतलब जो लेट्स से इंडिया में उतने इवॉल्व नहीं है, वो लोग सस्ते पी पे मिल जाते हैं हमको। तो ऐसा सेक्टर वाइज इंडस्ट्री वाइज पी डिफर करता है, सिमिलरली पीयर्स में भी डिफर करेगा। आईटी इंडस्ट्री में जो नए प्लेयर्स हैं उनका पी कम है एज कम्पेयर टू टीसीएस ले लें या इन्फोसिस ले लें। और हिस्टोरिकल इफ यू सी कि इन्फोसिस और टीसीएस का पी इज कांस्टेंट अराउंड 25-30 जितना मेरे को याद है, रिसेंटली मैंने नहीं देखा है। दैट इज बिकॉज जितना उनका प्राइस बढ़ रहा है साथ में अर्निंग्स पर शेयर भी बढ़ते जा रहा है, तो पीई कांस्टेंट आ जाता है लगभग, मतलब सेम रेंज में आ जाता है। सो दिस इज हाउ अ पी एनालिसिस शुड बी डन। फिर तीसरा अपने को अभी पढ़ना है फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर ईआईसी एनालिसिस। ये बहुत ही फालतू मतलब ईआईसी एनालिसिस इज आई डोंट फील ये कुछ सेंस दिया है उतना, बट अपने को पढ़ना तो पड़ेगा। सो ईआईसी एज आई टोल्ड यू, फर्स्ट इज इकोनॉमी का एनालिसिस, सेकंड इज इंडस्ट्री का एनालिसिस, एंड थर्ड इज कंपनी का एनालिसिस। एंड ईच ऑफ दीज टॉपिक्स में दो पार्ट में अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट दोज एनालिसिस, एंड सेकंड इज द टेक्निक्स वी यूज टू डू दोज एनालिसिस। So if I just scroll down, you see what we have studied। अपन ने ये कर लिया, डिविडेंड ग्रोथ पढ़ लिया, पी रेशियो पढ़ लिया, ये आ गया ईआईसी एनालिसिस। सो ईआईसी एनालिसिस में ऐसे बुक में दिया नहीं है, मैं बता देता हूँ। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो अपन टॉप डाउन करें यानी पहले इकोनॉमी इंडस्ट्री और फिर कंपनी, और अगर उल्टा कर रहे हैं उसको बॉटम अप अप्रोच बोलते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो इकोनॉमी एनालिसिस सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं। इकोनॉमी एनालिसिस में बेसिकली एज यू नो इकोनॉमिक एनालिसिस करना है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस के लिए रेलेवेंट चीज़ें क्या होती है, नेशनल इनकम का ग्रोथ रेट क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है, नॉमिनल और रियल ग्रोथ रेट होता है। इफ यू नो, नॉमिनल में इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट नहीं करते, रियल में इन्फ्लेशन का एडजस्टमेंट करते हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट कि रियल जीडीपी जब अपन यूज करते हैं तो कांस्टेंट प्राइसेस यूज करते हैं जो भी बकेट होता है उसमें, और नॉमिनल में कांस्टेंट प्राइसेस यूज नहीं करते। डिटेल अभी नहीं करूंगा अगर रेलेवेंट भी नहीं है। ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, फिर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, डब्ल्यूपीआई होलसेल एंड सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में नथिंग बट अ बंच ऑफ गुड्स होते हैं जिनका हम प्राइस को कंपेयर करते हैं, विच इज अ ब्रॉडर बास्केट एज कम्पेयर टू सीपीआई। सीपीआई का जो बास्केट है वो कम रहता है, दैट इज बेसिकली कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट द एंड कंज्यूमर्स यूज। और फोर्थ है मॉनसून। अगेन उसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के कारण मॉनसून अफेक्ट्स द स्टॉक मार्केट, ये देखे हुए हैं काफी लोग। मैं इसको थोड़ा भगा रहा हूँ क्योंकि ये उतना काम का मतलब उतना, दिस इज नथिंग मच टू एक्सप्लेन ऑन दिस बेसिकली।
फिर टेक्निक्स क्या यूज करते हैं इकोनॉमी एनालिसिस में, तो एंटिसिपेटरी सर्वेज है, बेसिकली एक्सपर्ट्स का ओपिनियन ले लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज कैसे रहेंगे, प्लांट मशीनरी इन्वेंट्री वगैरह कैसे रहेंगे, बट उनमें बायसेस हो सकते हैं, और वो लोग जो एंटिसिपेशन कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि सही हो, तो वो एक ड्रॉबैक है। और सेकंड है कि जब अपन एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं इट इज बेसिकली थ्रू सर्वेज, वो सर्वेज भी गलत हो सकते हैं बिकॉज मेनी पीपल हैव द सेम मेंटालिटी, तो सब एक साथ एक चीज बोल सकते हैं विच इज कंसेंसस, तो वो ड्रॉबैक्स आ सकते हैं। सेकंड इज द बैरोमीटर या इंडिकेटर अप्रोच। बैरोमीटर इंडिकेटर में तीन टाइप के इंडिकेशंस आ सकते हैं। फर्स्ट इज लीडिंग, यानी कि जो इंडिकेशन है वो एक्चुअल एक्टिविटी होने के पहले ही हमको आ गया, या फिर रफली कोइंसिडेंटल, या इसका मतलब जब इंडिकेशन आया तभी एक्चुअल एक्टिविटी भी हो गई इकोनॉमी में। और थर्ड है लैगिंग इंडिकेटर, यानी कि इंडिकेशन एक्टिविटी होने के बाद हमको मिला है। सो दीज आर द थ्री काइंड्स ऑफ इंडिकेशंस। थर्ड अपना जो टेक्निक है इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग अप्रोच। इसमें एकदम सिंपल सा थ्योरी है, ये बोल रहा है कि सबसे पहले अभी का टोटल इनकम यानी कि जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को मेजर कर लो। उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं जीएनपी के अंडर, उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को फोरकास्ट करके उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का जीएनपी निकाल लो। उन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जीएनपी को ऐड करके टोटल फोरकास्टेड जीएनपी निकाल लो। उस टोटल फोरकास्टेड जीएनपी को कोई भी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी के फोरकास्ट से कंपेयर करके अपना एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी चेक कर लो, बस। सो दिस कंप्लीट्स इकोनॉमी एनालिसिस विच इज ईआईसी का ई। अब सेकंड आते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस पे। इंडस्ट्री एनालिसिस में फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं, सो फर्स्ट इज द पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। सो ये बहुत सिंपल है, ये बोल रहा है कि इनिशियल और ग्रोथ स्टेजेस में प्रॉफिट हाई होता है, फिर मेच्योरिटी में प्रॉफिट स्टेडी होने लग जाता है, और डिक्लाइन के टाइम पे प्रॉफिट गिरने लग जाता है। सो वी नीड टू नो कि अपना प्रोडक्ट कौन से साइकिल में है, उसके हिसाब से अपन समझ पाएंगे कि क्या प्रॉफिटेबिलिटी रहेगा। ऑल्दो मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ कि इनिशियल स्टेजेस में हाई प्रॉफिट होता है, बट स्टिल इसमें दिया है तो मैंने बता दिया। सेकंड इज डिमांड सप्लाई गैप। सो एज यू नो कि अगर सप्लाई और डिमांड का क्या इक्वेशन होता है, आई डोंट नो इफ आई शुड मेक दिस ऑल, बट ठीक है। दिस इज लेट्स से इक्विलिब्रियम, और ये डिमांड की लाइन होगी और ये सप्लाई की लाइन होगी। हाँ, सो बेसिकली जब प्राइस बढ़ता रहता है तो हमारा डिमांड गिरता है, इसलिए नेगेटिव स्लोपिंग लाइन होता है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ता है साथ में, क्योंकि जो बेच रहा है उसको तो मुनाफा ज्यादा होगा, तो सप्लाई का एक पॉजिटिव लाइन होता है। सो डिमांड सप्लाई गैप कुछ नहीं है, एकदम सिंपली ये बस बोल रहा है कि अगर लेट से अपना सप्लाई ज्यादा है, ठीक है, और डिमांड कम है, इसका मतलब क्या होगा कि सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा। और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा, बिकॉज देर इज एक्सेसिव डिमांड एज कम्पेयर टू द सप्लाई। एकदम सिंपल है। तो अपन इसलिए इक्विलिब्रियम पढ़ते थे इकोनॉमिक्स में कि इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं। ये उतना पता नहीं मैंने क्यों बनाया, बट ठीक है। बैरियर्स टू एंट्री में क्या होता है, वही है, सिंपल है। अगर बैरियर्स टू एंट्री है, ज्यादा सप्लायर्स नहीं आएंगे, तो वो लोग लेट से ओलिगोपोली वगैरह टाइप का केस बना लेंगे और लिमिटेड प्लेयर्स ज्यादा कमा पाएंगे। फॉर एग्जांपल आज के डेट में गूगल, फेसबुक, मेटा वाले ये लोग ज्यादा कमा पाते हैं एज कम्पेयर टू स्मॉलर प्लेयर्स, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री है टेक के टर्म्स में, और जो लोग आ रहे हैं उनको ये लोग खरीद लेते हैं। फिर थर्ड होता है फोर्थ होता है गवर्नमेंट एटीट्यूड। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। दे कंट्रोल द टैक्सेशन, दे कंट्रोल मेनी अदर गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर स्टेट ऑफ कंपटीशन इन द इंडस्ट्री। सो वेदर यू आर अ लीडर, मोनोपोली है कि कैसा है कंपटीशन, ओलिगोपोली में लिमिटेड हैंड्स में कंपटीशन है, और प्रोडक्ट कैसा है, होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, डिमांड कैसा है, सिक्लिकल है क्या, मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द कंपटीशन एंड इंडस्ट्री दैट अफेक्ट्स द इंडस्ट्री एनालिसिस। फिर सिक्स्थ है कॉस्ट कंडीशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बेसिकली कॉस्ट एलोकेशन कैसा है, प्रोडक्ट का प्राइस, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्शन का कैपेसिटी कितना है, और कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है हमको। दीज थिंग्स आर ऑल्सो एनालाइज्ड, एंड उससे हम ये सब रेशियोज भी इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपी रेशियो कितना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रेशियो कितना, आरओई कितना है, आरओटीसी कितना है। लास्ट पॉइंट आता है टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। बेसिकली जो ऑब्सोलीट है वो लेवरेज खो देता है, और जो अपना एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस आर&डी में रहता है, दे आर बेटर ऑफ देन द ऑब्सोलीट वंस। इसमें कुछ खास जानने का नहीं था। टेक्निक्स यूज में अगेन वही है, रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस में कुछ नहीं है, पुराना डेटा को यूज करते हैं और अपन एक तरीके से निकालते हैं कि कैसा आगे चलता रहेगा, एंड डिटेल अपने को पढ़ने का जरूरत नहीं है रिग्रेशन एनालिसिस का। एंड सेकंड पॉइंट इज इनपुट आउटपुट एनालिसिस। इनपुट आउटपुट ये फालतू सा मैंने ग्राफ ऐसे ही बना लिया था कि हम रॉ मटेरियल डालते हैं और कुछ प्रोसेसेस के थ्रू फिनिश गुड्स बन के आता है, तो ये अपने को एक फ्लो बताता है, और उस फ्लो से अपन ये देख सकते हैं कि अपना डिमांड का क्या पैटर्न चल रहा है, क्या कंजम्पशन पैटर्न चल रहे हैं।
देन ईआईसी में ई और आई पढ़ लिए, कंपनी एनालिसिस सी। कंपनी एनालिसिस में घूम फिर के क्या आएगा, फाइनेंशियल्स रिलेटेड ज़्यादातर वही आएंगे। सो फर्स्ट इज नेटवर्थ एंड बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बुक वैल्यू इज सिमिलर टू नेटवर्थ। तो व्हेन दीज पीपल से बुक वैल्यू, दे आर मीनिंग टू से बीवीपीएस, विच इज बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये लोग बोल दिया कि बुक वैल्यू इज समवॉट नेटवर्थ बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये लोग बोले। सो मैंने यहाँ लिख दिया कि बुक वैल्यू नेटवर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग होता है। नेटवर्थ तो सबको पता है क्या होता है, फिर भी बता देता हूँ। नेटवर्थ जो अपना बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर 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 कैपिटल वाला पोर्शन होता है, शेयर होल्डर्स फंड, उसको नेटवर्थ जनरली बोलते हैं। उसमें क्या आ जाता है, इक्विटी आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, फ्री रिजर्व्स आ जाता है और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस। इसमें माइनस अपन को करना रहेगा इंटेंजिबल एसेट्स जो है, इंटेंजिबल एसेट्स को माइनस कर देंगे तो नेटवर्थ अपना आ जाएगा। बुक वैल्यू नेटवर्थ निकाल के अपन क्या करते हैं कि हम उस कंपनी का फाइनेंशियल्स के बेसिस में उस कंपनी को जज करने का कोशिश करते हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक जो इंस्टीट्यूट ने दिया कि बुक वैल्यू में काफी बार जो असेट्स हैं दे आर वैल्यूड ऑन हिस्टोरिकल बेसिस। सो लेट से मैंने 10 साल पहले, 5 साल पहले एक मशीन खरीदा, तो मैंने जब खरीदा उस रेट पे मैं उसको रिकॉर्ड किया और उसको 5 साल से डेप्रिशिएट कर रहा हूँ। दिस इज वॉट इज देयर इन माई बुक्स। बट दीज पीपल से कि उसमें दो ड्रॉबैक है कि आप रिप्लेसमेंट और रीसेल वैल्यूज को कंसिडर नहीं कर रहे। अगर आज मैं उस असेट का वेयर एंड टेयर को ले लिया बट मेरे को वो असेट नया चाहिए तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट उसका जानना होगा मेरे को, वो मेरे बुक्स में नहीं दिखेगा। या उसका रीसेल वैल्यू कितना है वो मेरे बुक्स में नहीं दिखेगा। तो उस केस में ये लोग बोलते हैं कि बुक वैल्यू हर टाइम एक प्रॉपर इंडिकेटर में नहीं आ सकता। सेकेंड इज सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स विच इज फंड फ्लो एनालिसिस। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ फंड्स में ये क्यों बोल रहा है, ये इसलिए बोलना चाह रहा है कि एक तो टर्म कितना है फंड्स का। अगर कंपनी को ज्यादा लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए था उसकी जगह उसने शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ज्यादा कर लिया तो दैट इज रॉन्ग। उल्टा हो गया तो दैट इज रॉन्ग। तो एक मैच होना चाहिए कि मेच्योरिटी कितना है जो सोर्सेज ऑफ फंड्स है और यूजेस क्या है, ये दोनों का एक प्रॉपर मैच होना चाहिए कोई भी कंपनी के पास। थर्ड इज अगेन द क्रॉस सेक्शनल एंड टाइम सीरीज एनालिसिस। वही है कि कंपनी को अपन कंपेयर करेंगे किसी और कंपनी के साथ या फिर कोई और बेंचमार्क के साथ या फिर इंडस्ट्री के साथ, जो मैंने पिछले पार्ट में कहीं पे बताया था कि पी रेशियो के लिए बताया था कि इस तरीके से अपन कर सकते हैं। फोर्थ इज साइज एंड रैंकिंग। तो कंपनी का उस इंडस्ट्री में उस इकोनॉमी में क्या साइज है, क्या रैंकिंग है, उससे हमें समझ आएगा कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड लास्ट इज द ग्रोथ रिकॉर्ड। ग्रोथ रिकॉर्ड सब देखते हैं यार आजकल। ग्रोथ रिकॉर्ड में सेल्स कैसे ग्रो हो रहा है, नेट इनकम कैसे ग्रो हो रहा है, कैपिटल एम्प्लॉयड ईपीएस कैसे ग्रो हो रहा है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो का क्या सीन है, परसेंटेज ग्रोथ इन रेट ऑफ अर्निंग्स आरओई का ग्रोथ, एंड नेट ब्लॉक यानी कि असेट ग्रोथ क्या हो रहा है। ये सब चीजें लोग बोल रहे हैं। असेट ग्रोथ की जगह पीपल माइट सी असेट टर्नओवर रेशियो, जो भी देख सकते हैं। इट इज वेरी सब्जेक्टिव, इसमें ज्यादा एकदम रटने का नहीं है। अगर बेसिक एनीवन इज इनटू स्टॉक मार्केट, ये बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस का फंडा दिया है तो इट इज नॉट वेरी टू मच ज्ञान। अब यहाँ पे पी रेशियो का ड्रॉबैक दिया जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बोलता है कि एक कंपनी 150 रुपये मार्केट प्राइस है और एक का 250 है, दोनों 25 रुपये कमा रहे हैं। तो यहाँ पे कोई देखेगा कि भाई इसका 6 टाइम्स पी और इसका 10 है, यानी कि कंपनी ये सस्ती है। बट इंस्टीट्यूट बोल रहा है उसका ड्रॉबैक ये है कि हो सकता है कि कंपनी बी एक्चुअली सस्ती कंपनी बी होगी बिकॉज दिस हैज बेटर फ्यूचर, बेटर फंडामेंटल्स देन कंपनी ए। तो ये चीज के लिए इंस्टीट्यूट भी वही बोल रहा है कि पी रेशियो को स्टैंड अलोन नहीं देख सकते। अगर दूसरी कंपनी के साथ भी देख रहे हो तो दोनों सेम कंडीशन के होने चाहिए। वॉट यू कंपेयर शुड बी सिमिलर, तभी जाके यू कैन कंपेयर। इफ दे आर इन अ डिफरेंट कंडीशन तो उन कंडीशन को भी अकाउंट फॉर करो। तो कंपनी का फ्यूचर कैसा है वो भी बहुत मैटर करता है। जस्ट पी रेशियो कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। फिर आता है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस अगेन रेशियो एनालिसिस हो गया बेसिकली। तो उसमें ईपीएस, पी रेशियो, बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी देखना है तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, टर्नओवर एफिशिएंसी, लिक्विडिटी का देखना है तो अपन जानते हैं करंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो वगैरह वगैरह। नथिंग न्यू। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, एप्पल का एग्जांपल ले लो। एप्पल का कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है 1,30,000 रुपए का फोन बेच के चले जा रहे हैं इंडिया में, लोग ईएमआई पे लेने को भी रेडी हैं। दैट इज कॉम्पिटेटिव एडवांटेज एज कम्पेयर टू इट्स पीयर्स लाइक शाओमी और एनी अदर ब्रांड। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट इंटेंजिबल फैक्टर है लिख रहा है वो ऑब्वियसली श्योर है। तो क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट को जज करने के अपने अपने फंडे रहते हैं। कुछ लोग मैनेजमेंट नोट्स पढ़ लेते हैं, कुछ लोग मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ते हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज देखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने का ट्राई करते हैं जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं। सो दिस इज वेरी जेनरिक स्टफ। ये हो गया। फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में ये सब कुछ पॉइंट्स जैसे बी एलओडीआर रेगुलेशंस वगैरह, जो कॉर्पोरेट गवर्नमेंट पॉलिसीज है उसको स्टेक होल्डर्स कैसे समझते हैं, स्टेक होल्डर्स के लिए कैसा लगता है वो कंपनी, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वगैरह इंक्लूडेड है यानी। रेगुलेशंस में अगेन वही सेबी, एलओडीआर, फेमा, आरबीआई एक्ट, ये सबको फॉलो करो।
लोकेशन एंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशन, ज़्यादा स्ट्राइक्स होते हैं तो फिर वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती। टाटा का जैसे हिस्ट्री है कि टाटा हैज़ नॉट फेस इन नॉट टाटा हैज़ नॉट बीन सो टाटा का हिस्ट्री है कि टाटा ने कभी स्ट्राइक फेस नहीं किया काफ़ी सालों से, मेरे को याद नहीं कब से, बट काफ़ी सालों से टाटा के एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक नहीं किया कभी भी। पैटर्न ऑफ एग्जिस्टिंग स्टॉक होल्डिंग, ये क्यों मैटर करता है? क्योंकि कौन है उसका स्टॉक होल्डर, इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स हैं, रिटेल होल्डर्स हैं, ज़्यादा एफ आई आईज हैं, ये सब अपन खुद भी देखते हैं कि कौन स्टॉक्स को एफ आई आई ज़्यादा खरीद रहे हैं या डी आई आई ज़्यादा खरीद रहे हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी माना जाता है। जो स्टॉक में रिटेल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है उनको अनस्टेबल माना जाता है, क्योंकि रिटेल वाले प्राइस बढ़ता है तो बेच देते हैं और घटता है तो खरीद लेते हैं, तो बहुत ही रेडिकल हो जाते हैं। और मार्केटेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, बेसिकली लिक्विडिटी, तो ये बोलता है कि लिस्टिंग हो गया तो काफ़ी नहीं है, शेयर को लिक्विड होना चाहिए। आज मैं टीसीएस का ऑर्डर डालूंगा बेचने का, तुरंत बिक जाएगा, रिलायंस का डालूंगा तुरंत बिक जाएगा, बट देर आर मेनी शेयर्स इन द स्टॉक मार्केट विच आर लिस्टेड बट नॉट मार्केटेबल, उनका ऑर्डर डाल के रखूंगा, बिकता ही नहीं है। और टेक्निक्स क्या यूज करते हैं? अगेन कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस की एक पर्टिकुलर फैक्टर कैसे ग्रो करेगा, कैसे मूव होता है। डिसीजन ट्री एनालिसिस मैंने यहाँ पे लिख दिया, वो कुछ नहीं है, वो ऐसा रहता है ना कि मान लो 5 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5, उनके अगेंस्ट उन पॉसिबिलिटीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो पॉसिबिलिटी 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉसिबिलिटी 1 हैपनिंग, वो आ गया पॉसिबिलिटी 1 का आउटकम कितना आएगा। इन सब का मैं सम कर लूंगा तो मेरा पॉसिबल आउटकम आ जाएगा। सो उसी टाइप का ये डिसीजन ट्री एनालिसिस करके भी कंपनी का कोई भी फैक्टर का एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये फटाफट बोल के मैंने फंडामेंटल एनालिसिस का, अभी जो मैंने फटाफट बोला इससे मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में डिविडेंड ग्रोथ तो निपटा दिया था, पी निपटा दिया, अभी ईआईसी एनालिसिस के फैक्टर्स एंड टेक्निक सब निपटा दिए। सो आई होप थोड़ा समझ आया होगा। ईआईसी मैंने थोड़ा जल्दी कवर किया बिकॉज उसमें उतना रेलेवेंट स्टफ है नहीं कि मैं बैठ के उसको एक एक वर्ड को समझाऊं। देन सेकेंड इज द टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस आजकल बहुत लोग करते हैं, तो मेरे को ये पता है कि जो व्यूअर्स हैं उनमें काफ़ी लोगों को पता होगा कि क्या मैं बोलने वाला हूँ, तो इसके पहले बुक से ही मैं अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स बता देता हूँ, फिर अपन थ्योरीज पे जाएंगे। ठीक है। सो टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली दो चीज़ें होती है कि अपन बोलते हैं कि प्राइसेस में एक ट्रेंड है, और अपन ये देखते हैं कि क्या वो ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा। दिस इज द वेरी इजी मीनिंग ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टू इलेबोरेट, यहाँ पर हम फंडामेंटल्स को इग्नोर करते हैं और हम प्राइस के ट्रेंड को यूज करते हैं ताकि हम समझ पाए कि आगे क्या मूवमेंट आने वाला है। ये हुआ टेक्निकल एनालिसिस। अब इसमें अजम्पशंस क्या लेते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड डिमांड। तो ऊपर जो मैंने ग्राफ बनाया था ना, अब यहाँ पे समझो अगर सप्लाई बढ़ गया तो जो प्राइस है वो प्राइस अपना घट गया। दिस इज द सप्लाई लाइन। आई होप सबको ये पता है ये ग्राफ, मैं इसलिए ज़्यादा डिटेल्ड ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। और सिमिलरली अगर सप्लाई कम हो जाएगा तो अपना जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिमांड गिरेगा तो प्राइस कम होगा। ये जो अपना बेसिक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम जो जिस तरीके से काम करता है वो यहाँ पर रेलेवेंट है, ऐसा मान रहे हैं हम। बट मेरा पर्सनल मानना है कि दिस टेक्निकल एनालिसिस होल्ड्स गुड इन द शॉर्टर टर्म, नॉट इन द वेरी लॉन्ग टर्म, इसलिए डिमांड सप्लाई वगैरह शॉर्टर टर्म में काम आ जाता है। फिर ये एक पॉइंट दिया था कि सप्लाई और डिमांड रैशनल और इरेशनल फैक्टर्स के साथ गवर्न हो सकता है। फिर बोल रहा है कि स्टॉक प्राइसेस जनरली मूव इन ट्रेंड्स, और टेक्निकल एनालिसिस रिलाइज अपॉन चार्ट एनालिसिस। चार्ट एनालिसिस में काफ़ी सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं, लाइन ग्राम होता है, बार चार्ट होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो जापानीज कैंडल स्टिक वाला है, और और तो थे मैं भूल गया हूँ, बट और भी काफ़ी सारे चार्ट्स होते हैं, हाइकिनाशी होता है क्या, हाँ। सो वो सब होते हैं। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स, हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। मार्केट डिस्काउंट एनी एवरीथिंग में एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस थ्योरी काम आता है। ईएमएच क्या बोलता है कि मार्केट एफिशिएंट है, मार्केट एक्चुअली जो भी हम सोचते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से कुछ उखाड़ लेंगे, वो चीज़ को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट करके रखा है। हमसे ज़्यादा समझदार और रैशनल प्लेयर्स ऑलरेडी हैं जो ये चीज़ का समझ लो आर्बिट्राज करके उस चीज़ को एलिमिनेट कर देता है मार्केट से। तो इसलिए मार्केट का जो स्टॉक का प्राइस है दैट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, तो तुम उस पर नहीं खेल सकते, इसलिए यू शुड प्ले ऑन टेक्निकल एनालिसिस। प्राइसेस मूव्स इन ट्रेंड्स, वो तो ठीक है, ट्रेंड अगर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, ट्रेंड में जा रहा है। एंड हिस्ट्री ट्रेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, सो वो बोल रहा है कि जो पुराना पैटर्न है उसी को अगर अपन एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो हम आगे का फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अभी आ गया थ्योरीज। थ्योरीज में ठीक है, काम करता हूँ, थ्योरीज में यहीं पे पढ़ाता हूँ ताकि बुक मेरे सामने रहे तो मेरे को कुछ छूटे ना मेरे से, बट मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ ताकि मैं साथ में कुछ नोटिंग बना पाऊँ। सो
डाउ जोन्स थ्योरी अपन पढ़ते हैं सबसे पहले। तीन थ्योरी अपन पढ़ने वाले, डाउ जोन्स, देन वील स्टडी एलियट वेव थ्योरी, एंड देन वील ऑल्सो स्टडी रैंडम वॉक थ्योरी। ये तीन थ्योरीज अपन अभी टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पढ़ रहे हैं। एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सेपरेट टॉपिक दिया गया है। तो डाउ जोन्स अपना जो थ्योरी है वो चार्ल्स डाउ ने निकाला था, एंड ही वांटेड टू प्रिडिक्ट द रेलेवेंट स्ट्रेंथ ऑफ द स्टॉक मार्केट। बिफोर गोइंग इनटू द थ्योरी, ये वाला जो पैराग्राफ है दिस इज इंपॉर्टेंट मेरे समझ में। ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि डाउ जोन्स थ्योरी का जो पर्पस था, इट वाज टू डिटरमाइन मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बट इट, इफ यू सी, it will not determine how far or high, how high. So बेसिकली अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अपना मार्केट ऐसा जा रहा है, तो मैं ये बोल रहा हूँ अपवर्ड मार्केट है, बट कितना ऊपर जाएगा वो मेरे को नहीं पता। और अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो डाउनवर्ड जा रहा है, कितना ऊपर मेरे को नहीं पता, या कितना नीचे मेरे को नहीं पता। तो अपने को ये बस ट्रेंड बताएगा कि मार्केट कहाँ जा रहा है, क्या स्ट्रेंथ है मार्केट का। स्ट्रेंथ ज्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगा, कम है तो नीचे जाएगा। ये डाउ जोन्स कैसा करता है? तो डाउ जोन्स जो है, डाउ जोन्स थ्योरी, डीजेटी लिख देता हूँ एक बार, ये अपना करता है डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और डाउ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ये पुरानी थ्योरी है, उस टाइम पे इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन ये बहुत बड़े दो पिलर्स हुआ करते थे कोई भी इकोनॉमी के। तो डाउ जोन्स का ये मानना था कि ये दोनों पिलर्स का अगर कोई आदमी समझ लेता है एवरेज से, तो वो ये समझ जाएगा कि इकोनॉमी किस ओर जाने वाला है। सो हैविंग सेड ऑल दिस, अब यहाँ पर मैं बताता हूँ क्या होता है। तो डाउ जोन्स थ्योरी में तीन टाइप के मूवमेंट्स आते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी मूवमेंट आता है, फिर एक आता है सेकेंडरी मूवमेंट, और एक आता है डेली मूवमेंट या डेली फ्लक्चुएशंस। ठीक है, अब इन सब के ड्यूरेशन होते हैं। अब प्राइमरी मूवमेंट का ड्यूरेशन ज्यादा रहता है, ये होता है 3 years एंड प्लस। सेकेंडरी का कितना होता है? 2 weeks से लेके 1 month तक, थोड़ा ज्यादा भी, इतना। और डेली फ्लक्चुएशन एज यू नो डेली हुआ ये। तो ये जो डेली फ्लक्चुएशन है, ये एसेंशियली डाउ जोन्स का एकदम स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं है। डाउ जोन्स जो है फोकस करता है प्राइमरी और सेकेंडरी पे ज्यादा। सो इट सेज कि अगर प्राइमरी मूवमेंट और सेकेंडरी मूवमेंट दोनों ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारा मार्केट है वो भी ऊपर जाएगा, और अगर दोनों नीचे जा रहे हैं तो मार्केट भी नीचे जाएगा। तो ये जो स्विंग है उसको प्रिडिक्ट करने का हम कोशिश करते हैं डेली मार्केट, बट हमको स्टडी करना पड़ता है क्योंकि प्राइमरी बनता है सेकेंडरी के सम से और सेकेंडरी बनता है डेली के सम से। सो जो ये थ्री थ्री जो मैंने लिखा है, यानी कि अप मूव आएगा तो तीन वेव से समझ आएगा, डाउन मूव आता है तो तीन वेव में आता है, वो तीन वेव को मैं कहानी से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, ट्राई करता हूँ। सो लेट्स से इंडियन इकोनॉमी है। इंडियन इकोनॉमी में तीन टाइप के लोग होंगे। एक होंगे राकेश झुनझुनवाला टाइप के, ये लोग एक्शन लेते हैं प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव यानी क्या? लेट्स से रिलायंस का शेयर है, तो ये जब रिलायंस का अर्निंग्स रिलीज होगा उसके पहले ये लोग एक्शन ले लेंगे बेस्ड ऑन द डीप नॉलेज एंड इनसाइट दे हैव। सेकेंड होते हैं मेरे टाइप के लोग, हम लोग कब जब रिजल्ट्स आते हैं उसके बाद कुछ कर पाते हैं, बिकॉज वी आर रिएक्टिव पीपल। हम लोग उसके पहले उतना नॉलेज ही नहीं है कि प्रोएक्टिव होके समझ जाएंगे क्या आएगा क्या नहीं। और थर्ड आते हैं XYZ टाइप के लोग, दीज पीपल आर जस्ट डूइंग एनीथिंग बेस्ड ऑन रूमर्स, इनको नॉलेज नहीं है ज्यादा। अब ये तीन लोग ही ये थ्योरी को ड्राइव करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे। तो रिलायंस के ऊपर बात कर रहा था मैं, तो रिलायंस का शेयर का अर्निंग्स आया नहीं है, तो विदाउट द अर्निंग्स इवन बीइंग रिलीज, राकेश झुनझुनवाला को समझ आया कि अर्निंग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार। सो ही अक्यूमुलेटेड रिलायंस, दिस इज कॉल्ड अक्यूमुलेशन फेज। नहीं, इसको यहाँ लिखते हैं, ये होता है अक्यूमुलेशन फेज। ये होता है पहला वेव इन एनी अप मूव एज पर डाउ जोन्स थ्योरी। फिर सेकंड मेरे टाइप के लोग जब अर्निंग्स आता है उसके बाद खरीदना चालू कर देते हैं। इसको कोई फेज का नाम नहीं दिया है, आई डोंट थिंक, हाँ कोई नाम नहीं दिया है, तो इसको नॉर्मल दिया है। ये बस मेरे टाइप के लोग हैं जो फंडामेंटल्स के बेसिस पे या अर्निंग्स के बेसिस पे लेते हैं, अर्निंग्स बेस्ड परचेज। थर्ड आते हैं जो र्यूमर्स वाले हैं। तुम जब राकेश झुनझुनवाला टाइप के लोग, हमारे टाइप के लोग खरीद रहे हैं, तो वो लोग तेजी देखते हैं शेयर में, तो वो लोग सोचते हैं ये शेयर ऊपर जाने वाला है, फिर ये लोग बाय कर लेते हैं बेस्ड ऑन र्यूमर्स। अब ये तीन वेव हुआ। तीन वेव क्या हुआ? ये पहला वेव हुआ, ये अप वेव हुआ, ये अप वेव हुआ। तो ऐसा करके एक पूरा अप मूव कवर होता है डाउ जोन्स थ्योरी का। बट जब ये लोग खरीदते हैं र्यूमर वाले, तो ये स्टोरी है, ये सब खरीदे हमने, अक्यूमुलेशन फेज हुआ, अर्निंग्स वाला परचेज हुआ, र्यूमर वालों का परचेज हुआ,
तो राकेश जुनोला टाइप के लोग देखते हैं कि अब इसका अर्निंग्स अच्छा नहीं आने वाला है, बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन हो गया, बहुत ज़्यादा तेजी आ गई है, तो ये लोग बेचना चालू कर देते हैं। तो जो लोग ने अक्यूमुलेट किया था, यानी कि राकेश जुनोला टाइप के लोग, वो लोग यहाँ पे सेल करना चालू कर देते हैं। वो लोग सेल करते हैं, उसके बाद मेरे टाइप के लोग जो एक्चुअल अर्निंग्स देखते हैं खराब है, हम लोग सेल करने लग जाते हैं। और हमारे बाद जो रूमर वाले हैं वो लोग डिस्ट्रेस सेलिंग करते हैं, जिसको पैनिक सेल भी बोलते हैं लोग। सेलिंग लिखते हैं मैं भी, डिस्ट्रेस सेलिंग। ठीक है, तो ये तीन थे। तो इसका मतलब एसेंस में क्या हुआ कि सबसे पहला जो एक्शन है वो बहुत ही नॉलेजेबल राकेश जुनोला लोग लेते हैं। सेकंड जो वेव है या सेकंड एक्शन है वो हमारे टाइप के जो रिएक्टिव लोग हैं अर्निंग्स बेस्ड, वो लोग लेते हैं। और थर्ड जो र्यूमर वाले लोग हैं वो लोग लेते हैं। और जब थर्ड वाले एक्शन लेते हैं तब फर्स्ट वाले ऑपोजिट एक्शन ले लेते हैं, बिकॉज दे आर वेल अहेड ऑफ द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल। सो आई होप इससे समझ आया डाउ जोन्स थ्योरी क्या होता है। सेकंड आई गो टू द एलियट वेव थ्योरी। ये रैल्फ एलियट ने निकाला था। तो रैल्फ एलियट ने क्या बोला कि मार्केट को अपन वेव से पकड़ सकते हैं, कि वेव्स अपन को बताएंगे कि क्या आगे चल रहा है, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। और उन्होंने वेव्स को दो पार्ट में बांटा था, फर्स्ट वाज इम्पल्सिव वेव एंड सेकंड वाज करेक्टिव वेव, सॉरी पैटर्न्स। फर्स्ट वाज इम्पल्सिव पैटर्न एंड सेकंड वाज करेक्टिव पैटर्न। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स से एक अप मूव आ रहा है, अप वेव है। अगर मेरा प्राइस भी ऐसा जा रहा है, सो दिस इज अ इम्पल्सिव पैटर्न। और अगर मेरा ये डाउन जा रहा है व्हेन द प्राइस एक्चुअली द वेव इज अपवर्ड, बट मेरा जो पैटर्न है, प्राइस का मूवमेंट का पैटर्न है, दैट इज डाउनवर्ड विच इज ऑपोजिट, तो इसको अपन बोलते हैं करेक्टिव। और यही अगर एक डाउन फेज चल रहा है मान लो, और डाउन फेज में एक अपवर्ड मूव आता है, तो उस अपवर्ड मूव को करेक्टिव बोलेंगे और डाउनवर्ड मूव को इम्पल्सिव बोलेंगे। यानी कि जो मोटा वाला बड़ा वाला वेव है, उस वेव के साथ अगर हमारा पैटर्न जा रहा है दैट इज इम्पल्सिव, और उसके अगेंस्ट जा रहा है तो करेक्टिव बोलते हैं, या रिएक्शन। सो इफ यू सी द नेम्स हियर, इम्पल्सिव वेव्स को बेसिक वेव्स भी बोलते हैं और करेक्टिव को रिएक्शन वेव्स भी बोलते हैं। अब ये एक्सप्लेन कर देता है, ये जो ग्राफ है ये क्या बोल रहा है कि अपना शेयर प्राइस है अप वेव में, अप मूव में। तो जो वेव वन, वेव थ्री और वेव फाइव है, ये इम्पल्सिव वेव्स हुए, और वेव टू एंड वेव फोर अपने करेक्टिव वेव्स हुए। तो ये अपना एलियट वेव थ्योरी था। एलियट वेव थ्योरी का एसेंस क्या था कि ही फाउंड दैट द मार्केट्स एग्जिबिटेड सर्टेन रिपीटेड पैटर्न्स और वेव्स। तो इन वेव्स के बेसिस पे अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं आगे क्या मूवमेंट आने वाला है, सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, और उसके हिसाब से अपन बाइंग और सेलिंग इंपल्सेस को जनरेट कर सकते हैं डिमांड और सप्लाई के प्रेशर के बेसिस पे। आफ्टर एलियट वेव थ्योरी आई गो ऑन टू द थर्ड थ्योरी, रैंडम वॉक थ्योरी, जो अपने टेक्निकल एनालिसिस के थ्योरीज पार्ट का लास्ट थ्योरी है। इसके बाद चार्टिंग टेक्निक्स आएगा। सो रैंडम वॉक थ्योरी एकदम इजी सा, मतलब ये एक्चुअली नाम भी बहुत अच्छा दिया हुआ है। रैंडम वॉक थ्योरी ये बोलता है कि मैं गार्डन में चल रहा हूँ जाके, कुछ भी हो सकता है, एकदम सिंपल है, वही है इसका एसेंस। तो रैंडम वॉक थ्योरी बोल रहा है कि ऊपर के जो दो थ्योरी पढ़े, डाउ जोन्स थ्योरी पढ़ लिए या एलियट वेव पैटर्न पढ़ लिए, दे आर नॉट यूजफुल। रैंडम वॉक थ्योरी का ये बोलना है कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, कोई भी ये स्टैटिस्टिक्स, कोई भी पैटर्न मार्केट को डिटरमाइन नहीं कर सकता, कोई भी ये ट्रेंड चार्ट ये सब नहीं डिटरमाइन कर सकते, इसको रैंडम वॉक थ्योरी बोलते हैं। सो आई हाईलाइटेड द पार्ट्स इंपॉर्टेंट। मोस्ट investment managers and stock market analysts believe कि stock market prices can never be predicted because they are not a result of underlying factors but are mere statistical ups and downs। तो ये रैंडम वॉक थ्योरी है, और ये बोल रहा है कि जो बिहेवियर ऑफ स्टॉक मार्केट है दैट इज अनप्रिडिक्टेबल, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेजेंट प्राइसेस एंड द फ्यूचर प्राइसेस ऑफ द शेयर्स। तो इन लोग के आर्ग्यूमेंट्स क्या है, जो रैंडम वॉक थ्योरी वाले हैं उनका आर्ग्यूमेंट है कि प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, जो प्राइस में ट्रेंड है दैट इज ओनली अ स्टैटिस्टिकल एक्सप्रेशन, कोई अंडरलाइंग फैक्टर नहीं है, और अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, बट कोई कनेक्शन नहीं बैठा सकते आपकी ये पीक है और ये ट्रोज है, यानी कि ये अपसाइड है, ये हाई प्राइस है और ये लो प्राइस है, उसमें कोई आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते। सो अभी जो अपन ने डिस्कशन किया उस बेसिस पे अपन ने असम्पशंस पढ़ लिए, प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, एंड थ्योरीज में तीनों थ्योरी पढ़ लिया। आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट आई मूव ऑन टू द चार्टिंग टेक्निक्स, उसके बाद अपन करेंगे एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, और वो दो करने से अपना चैप्टर खत्म होगा, सिक्योरिटी एनालिसिस। इसके बाद अपन करेंगे शायद सिक्योरिटी वैल्यूएशन, जो इसके जस्ट बाद वाला चैप्टर है। चार्टिंग टेक्निक में ऐसा मेरे बताने लायक कुछ नहीं, आजकल सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबको पता है क्या होता है। ये क्या है, ये लाइन चार्ट है। लाइन चार्ट क्या है, मल्टीपल प्राइस पॉइंट्स जो क्लोजिंग प्राइस होगा, ये पक्का द क्लोजिंग प्राइस, राइट।
तो जो भी चार्ट से जनरली क्लोजिंग प्राइस पे बनता है, इसलिए मैंने बताया। अब टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से हर ट्रेडर लेता है, तो ये वेरियस प्राइस पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो, एक लाइन बना लो, तो वो लाइन चार्ट हो गया। बार चार्ट कुछ नहीं है। बार चार्ट में क्या होता है कि अ, एक बार है, ये है इसका अगर एक दिन का मैं पकड़ लेता हूँ एक बार, तो ये उसका लोएस्ट पॉइंट है, ये उसका हाईएस्ट पॉइंट है, और ओपनिंग पॉइंट डालूंगा एक बार के थ्रू और क्लोजिंग डालूंगा एक बार के थ्रू। बट जो ओपन होता है, ओपन में बार लेफ्ट साइड होता है, और जो क्लोज होता है उसका बार राइट साइड होता है। इतना इसका फर्क हुआ। तो अब मैं लेट से कुछ भी हो सकता है, तो ये, तो इसमें बार चार्ट में तो कोई भी कॉम्बिनेशन बन सकता है। हो सकता है कि ओपनिंग उसका लोएस्ट था, क्लोजिंग उसका हाईएस्ट था, या ओपन हुआ उसके नीचे क्लोज हुआ, या फिर ओपन होके एक बार गिरा और ऊपर जाके क्लोज हुआ। तो अलग अलग टाइप के बार्स बन सकते हैं, ये ग्राफ में दिया हुआ है। बेसिकली ओपन लेफ्ट में, क्लोज राइट में, और बार का रेंज तो जो डे लो और डे हाई है उस बेसिस पे होता है। इसमें बताने लायक कुछ नहीं है। कैंडल स्टिक चार्ट आता है इसके बाद। कैंडल स्टिक ईजी है अगेन। कैंडल स्टिक में क्या होता है, एक ऐसा कैंडल है, ये जो है ये इंडिकेट करता है हाईएस्ट ऑफ द डे, ये डे लो को इंडिकेट करता है। यहाँ पर जो कैंडल है, ये अगर ग्रीन कैंडल है, इसका मतलब ये ओपन है और ये क्लोज है। और अगर ये रेड कैंडल है, तो ये ओपन है और ये क्लोज है। सिंपल है। रेड है यानी प्राइस खुला ऊपर, गिरा, क्लोज हुआ नीचे। और अगर ग्रीन कैंडल है, तो प्राइस खुला कम में और बंद हुआ ज्यादा में। ये हुआ कैंडल स्टिक बेसिक। अब कैंडल स्टिक चार्ट में काफी सारे पैटर्न्स होते हैं, काफी उसमें डोजी होता है। डोजी में जो कैंडल स्टिक है, उसका जो बॉडी है, कैंडल है, वो बहुत पतला होता है। ये काफी वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, क्योंकि डे हाई और डे लो बहुत ज्यादा दूर थे, बट जो कैंडल का ओपन और क्लोज है वो सेम में हुआ है। यहाँ इंस्टीट्यूट में आई थिंक उन्होंने हाँ, जिस चीज को मैंने ग्रीन कैंडल बोला बुलिश के लिए, उन लोग व्हाइट बोल रहे हैं, और जिसको मैंने रेड कैंडल बोला उसको वो लोग ब्लैक बोल रहे हैं फॉर बियरिश। ठीक है ये। फिर आता है पॉइंट एंड फिगर चार्ट। इसको मैं एक बार पढ़ लेता हूँ डिटेल में, क्योंकि जो इंस्टीट्यूट ने दिया इसके बेसिस में तो कुछ समझ नहीं आता है। ये आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पार्ट, पॉइंट एंड फिगर चार्ट। तो पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे मैं आता हूँ, उसके बाद मैं मार्केट इंडिकेटर्स क्विकली गो थ्रू कर लेता हूँ। तो मार्केट इंडिकेटर्स में सबसे पहला है ब्रेड्थ इंडेक्स। इट इज नथिंग बट द नेट एडवांस या डिक्लाइन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इश्यूज ट्रेडेड। इसका क्या मतलब होता है कि अगर जो अपना ब्रेड्थ इंडेक्स है, जो एडवांस डिक्लाइनर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इश्यूज ट्रेडेड, अगर वो हमारा जो डाउ जोन्स का एवरेज है, लेट्स से डाउ जोन्स का एवरेज हमको इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट अपवर्ड जाएगा, और ये भी ब्रेड्थ इंडेक्स में इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट अपवर्ड जाएगा, सो इट इज कंफर्मिंग द डाउ जोन्स एवरेज। और अगर उल्टा चल रहा है, तो इट इज नॉट कंफर्मिंग द डाउ जोन्स एवरेज। तो इसको उसके साथ देखना चाहिए, साथ में, डाउ जोन्स के एवरेज के साथ। तो ये बोल रहा है कि अगर दोनों साथ में जा रहे हैं तो टेक्निकली मार्केट स्ट्रांग है, और दोनों अलग जा रहे हैं तो टेक्निकल वीकनेस है मार्केट में। सेकंड आता है वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस। वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन मतलब कितना, कोई भी शेयर में या उस दिन मार्केट में कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ। अब लेट से वॉल्यूम ऑफ शेयर्स बहुत ज्यादा है, बट जो प्राइस है वो एक्चुअली गिर रहा है, ये तो कॉन्ट्ररी हो गया ओपिनियन। तो अपने को दोनों चीज को साथ में देखना चाहिए। अगर लेट से कि जो टोटल निफ्टी, फॉर एग्जांपल निफ्टी मार्केट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, लेट से निफ्टी भी बढ़ रहा है, और जो निफ्टी के अंदर 50 शेयर्स हैं उनका वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो प्राइस और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब बुल मार्केट है। दोनों गिर रहा है, इसका मतलब बियर मार्केट है। और दोनों अपोजिट है, तो वील हैव टू डिसाइड ऑन द केस बेसिस कि प्राइस बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम क्यों गिर रहा है करके। फिर कॉन्फिडेंस इंडेक्स। तो कॉन्फिडेंस इंडेक्स होता है हाई ग्रेड बॉन्ड का जो यील्ड है डिवाइडेड बाय लो ग्रेड बॉन्ड का यील्ड है। तो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब हाई ग्रेड बॉन्ड का यील्ड बढ़ता जाएगा, और कॉन्फिडेंस कब घटेगा, जब लो ग्रेड का घटता बढ़ता जाएगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हमको न्यूमरेटर को बढ़ाना होगा और डिनोमिनेटर को घटाना होगा, और कॉन्फिडेंस कम करने के लिए इसको कम करके इसको बढ़ाना होगा। सिंपल। सो ये बोलता है कि कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो इंडिकेट करता है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस है या नहीं। कॉन्फिडेंस है तो मार्केट ऊपर जाएगा। इसका मतलब हाई ग्रेड बॉन्ड का यील्ड ज्यादा होगा और लो ग्रेड का बहुत कम या धीरे से गिर रहा है, तो उस केस में मार्केट ऊपर जाएगा। अब ये मैं बोल रहा हूँ कि ये पहले से इंडिकेट कर रहा है, इसका मतलब ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। ऊपर मैंने बोला था ना, तीन इंडिकेटर होते हैं, एक होता है लैगिंग, एक होता है लीडिंग, और एक होता है कोइंसिडेंटल वाला जो है, जो साथ में एक्ट करता है। सो इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर। पहले ये इंडिकेट करेगा और बाद में मार्केट एक्ट करेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। तो ये एकदम सिंपल है। ये बोल रहा है कि लेट से निफ्टी टूट रहा है, और एक केस होता है निफ्टी बढ़ रहा है, ये निफ्टी है, और मैं इसके साथ ले रहा हूँ अपना शेयर। अगर निफ्टी टूट रहा है तो ये शेयर जो है ना, ये बहुत कम गिरता है, और लेकिन निफ्टी बढ़ रहा है तो ये शेयर बहुत ही तेजी से बढ़ता है, ये ज्यादा स्टीप है। इसका मतलब क्या, ये जो शेयर है इसका स्ट्रेंथ निफ्टी के कंपेरेटिव ज्यादा है। ऑल्टरनेटिव केस में एक और शेयर अगर मैं लेता हूँ कि जब मार्केट थोड़ा टूट रहा है तो वो शेयर बहुत तेजी से टूट रहा है, और मार्केट बढ़ रहा है तो थोड़ा सा ही बढ़ रहा है।
तो उस केस में उसका स्ट्रेंथ कमजोर है। तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ देख के हम ये समझ सकते हैं कि हमको क्या एक्शन लेना है। एक बुल मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ जिसका ज्यादा है उसको खरीदेंगे, और एक बियर मार्केट में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है उसको फिर होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि हमको पता है वो उतना ज्यादा नहीं गिरेगा। सो वी शुड प्रिफर दो शेयर्स विच हैव अ हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऐसा इसमें बोलना है। ऑड लॉट थ्योरी, इसको मैंने जो पढ़ा है और जगह, उसको कॉन्ट्रेरियन अप्रोच भी बोलते हैं। यहाँ पे वो नाम नहीं दिया है। कॉन्ट्रेरियन अप्रोच क्या बोलता है, जो सब लोग कर रहे हैं उसका उल्टा करो। सब लोग खरीद रहे ना, बेचना चालू कर दो। सब लोग आईआरसीटीसी खरीद रहे थे, ले गए थे 4-5 हज़ार तक, बेचना चालू कर दो। इसका लॉजिक क्या है, ये बोलता है कि लोगों को अक्ल नहीं है, वो लोग कुछ भी करते हैं, तो वो लोग जो ले रहे हैं वो गलत है, तुम उल्टा एक्शन ले लो। ये कब हेल्प आता है, काफी बार क्या होता है, जैसे आईआरसीटीसी का एग्जांपल लूंगा, तेजी से बढ़ते जा रहा था, तो ये बोल रहा है कि आप टॉप प्रिडिक्ट कर सकते हो, और जो लोग यहाँ पे बेच के निकल गए आईआरसीटीसी, उनको ये बात का लॉस नहीं झेलना पड़ा। और सिमिलरली जैसे सब लोग जब बेच रहे थे, जो लोग यहाँ खरीद लिए उनको ये अपसाइड का बेनिफिट हो जाएगा अगर एक बियर मार्केट है। तो बुल मार्केट का टॉप और बियर मार्केट के बॉटम को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बेसिकली सबको पता ही है, वैसे मैं क्या बताऊंगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, कोई भी चार्ट जब देखते हैं तो हमको सबसे ज्यादा कौन से पॉइंट पे रिवर्सल आता है उसको, जैसे टूट टूट रहा है अगर शेयर, और यहाँ पे रिवर्सल आके ऊपर गया, फिर टूट रहा है, फिर यहाँ पे रिवर्सल आके ऊपर गया, ऐसा करके अगर चार्ट बन रहा है, तो ये एक सपोर्ट जोन हुआ। ये सपोर्ट जोन क्यों हुआ, क्योंकि बार बार जब भी प्राइस यहाँ टच करता है तो रिवर्सल आता है, तो इट इज अ सपोर्ट। इसके नीचे शेयर के प्राइस का जाना बहुत मुश्किल होता है। और सिमिलरली अगर एक शेयर ऐसा ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा धीरे से ऊपर गया नीचे आ, तो ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, ये हुआ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बोल रहा है कि उसके ऊपर शेयर के प्राइस को जाने में बहुत मेहनत है, उसके नीचे ही रहता है जनरली। सपोर्ट और रेजिस्टेंस अपन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सपोर्ट जोन पे खरीद लो, रेजिस्टेंस जोन पे बेच दो, जनरली ये बोलते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जो लोग करते हैं वो लोग बोलते हैं कि जब रेजिस्टेंस टूट गया तो रिटेस्ट होने के टाइम दबा के खरीदो, क्योंकि बहुत जोर से तेजी आएगी। सपोर्ट टूट गया तो बेचना चालू कर दो, क्योंकि मंदी आएगी। तो ऐसे थ्योरीज होते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के इर्द गिर्द। फिर इंटरप्रेटिंग प्राइस पैटर्न्स, तो जैसे ये जो पैटर्न है, चैनल सब जानते हैं, चैनल ये सब मेरे हिसाब से सब जानते हैं वैसे, फिर भी चैनल क्या होता है कि प्राइस एक रेंज में ही जा रहा है तो उस रेंज को चैनल बोलते हैं। अपन ये मानते हैं कि चैनल, टेक्निकल एनालिसिस में अपने हिसाब से बता रहा हूँ, तो ये मानते हैं कि अगर ये चैनल को नीचे तोड़ दिया तो जोर से टूटेगा, और ये चैनल को ऊपर तोड़ दिया तो जोर से बढ़ेगा प्राइस। वेज, वेज क्या होता है, वेज अगर अपन इसके सारे सपोर्ट्स को और सारे रेजिस्टेंस को मिलाए तो ये एक वेज बोलता है कुछ। तो वेज में क्या होता है कि जो टॉप्स हैं वो गिरते जा रहे हैं और जो बॉटम्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है। हेड एंड शोल्डर में क्या होता है, एक ऐसा जो बना हुआ है उसी को बना रहा हूँ। हेड एंड शोल्डर ऐसा होता है, तो ये उसका एक शोल्डर हो गया, शोल्डर, और ये हो गया उसका हेड, और ये जो है एक लाइन ऐसी जाती है अपनी, इसको बोलते हैं नेक। नेक लाइन होता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे। द नेक लाइन ऑफ द पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स वेयर द हेड एंड शोल्डर्स मीट, ये हो गया। द प्राइस मूवमेंट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड शोल्डर इज क्रूशियल। इफ द प्राइस यहाँ पे जो अगर ये बिलो नेकलाइन गया तो अपन मानेंगे कि मंदी आने वाली है, और अगर यहाँ से रिवर्स लेता तो अपन मान सकते हैं कि तेजी आने वाली है। और मंदी और तेजी कितनी रहेगी, जितना हेड और नेकलाइन में गैप है उतना ही यहाँ पर मंदी आ सकती है। अब ये हेड एंड शोल्डर को उल्टा कर दिया, ये वाला जो एक पैटर्न ये है और एक पैटर्न उसी को उल्टा कर देंगे तो एक और पैटर्न बन जाएगा। ये क्या बोल रहा है कि हेड एंड शोल्डर में ये अगर उल्टा बनाएंगे तो ये बुलिश है, बिकॉज ये अपना नेकलाइन तोड़ गया तो ये ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, जितना हेड है। और अगर ये नेकलाइन यहाँ पर तोड़ देता है तो ये नीचे जा रहा है, इसलिए ये बियरिश है, तो ये जितना है उतना ही नीचे जाएगा। तो बियरिश, अगर मतलब एक नॉर्मल हेड एंड शोल्डर बना रहे इट इज बियरिश, और इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहे तो इट इज बुलिश। फिर आता है ट्राइंगल और कॉइल, तो ट्राइंगल और कॉइल इज सिमिलर टू अ वेज। यहाँ पे भी जो सारे रेजिस्टेंसेज हैं और सपोर्ट्स हैं उनको जोड़ के एक ट्राइंगल टाइप का शेप लाते हैं। फिर इसमें समझ नहीं आता कि कहाँ जाएगा, वो अनसर्टेन होता है ट्राइंगल जब बनता है तो। और फ्लैग्स एंड पेनेंट्स होते हैं। फ्लैग्स एंड पेनेंट्स क्या होता है, दिस फॉर्म सिग्निफाइज अ फेज आफ्टर विच द प्रीवियस प्राइस ट्रेंड इज लाइकली टू कंटिन्यू। ये मैं बताता हूँ कैसा बनता है। तो ऐसा एक अप ट्रेंड आया, ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड, ऐसा ऐसा करके मूवमेंट आने लग गया, तो ये एक अपन ऐसा बना सकते हैं इसके आसपास। ये जो फ्लैग है और ये पोल होता है, फ्लैग एंड पोल होता है। अब ये अगर यहाँ ऊपर ब्रेक कर गया ना तो अपन ये मानते हैं कि जो प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यू करने वाला है, यानी जो फ्लैग है वो और ऊपर जाएगा अपना।
फिर डबल टॉप डबल बॉटम सबको पता है, ये डबल टॉप, ये सॉरी ये डबल बॉटम है, अच्छा डबल टॉप यहाँ पे होना है, ठीक है। तो ये जो डबल टॉप है ये क्या बोलता है कि यहाँ पे बियरिश सिग्नल आ गया, वही है बेसिकली। ये क्या बोल रहा है, दो बार एक ऐसा, अब रेजिस्टेंस जरूरी नहीं ना स्ट्रेट लाइन हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बिकॉज ये दो बार रेजिस्टेंस को छू के नीचे आ गया, डबल टॉप मार गया, तो अपन मानते हैं कि अभी टूटेगा प्राइस। और ये डबल बॉटम है, ये सपोर्ट हो गया, अब दो बार सपोर्ट को छू के रिवर्सल मार दिया, तो अपन मानते हैं कि ऊपर जाएगा। और इसमें भी ये लाइन को जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो लोग मानते हैं काफी। फिर गैप है, गैप क्या होता है कि लेट से आज यहाँ क्लोज हुआ, कल यहाँ ओपन हुआ, तो इसको गैप अप बोलते हैं। और कल मान लो यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ क्लोज हुआ था, तो इसको गैप डाउन बोलते हैं। और बोलते हैं मार्केट में एक कहावत है कि गैप फिल होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने बाद। तो राइजिंग मार्केट में जनरली गैप अप्स होते हैं, और बियरिश मार्केट में गैप डाउन्स होते हैं। ये गैप अप कब होता है, जब एक्सट्रीम बाइंग है, और गैप डाउन होता है जब एक्सट्रीम सेलिंग है। सो अब मैं थोड़ा थक गया हूँ। सो डिसीजंस यूजिंग डेटा एनालिसिस से मैं नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करता हूँ। सो होप ये लेक्चर आज का जितना भी मैंने कोशिश किया था समझाने का समझ आया होगा। एंड आया तो डू शेयर द वीडियो इन द कम्युनिटी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेनिफिट ले पाएँ। बाकी तो क्या है, व्हेन यू लाइक द वीडियो तो ये उसमें ट्रेंड में आ जाता है, मतलब व्हेन समवन सर्चेस फॉर एसएफएम लेक्चर्स तो थोड़ा ऊपर आ जाता है वीडियो, ताकि ज़्यादा लोग देख पाएँ। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस या वीडियो ठीक लगा तो डू पुट क्वेश्चंस की, कुछ चेंजेस चाहिए क्या, कुछ भी हो, डू पुट इन योर कमेंट्स। मैं जनरली सारे कमेंट्स देखता ही हूँ, तो कोई लोड नहीं है। सो ऑन दैट नोट आई विल एंड दिस वीडियो।